तो आज यहाँ पे आपका स्वागत है। वेलकम टू टेराटेक टेक्नोलॉजी। ये वर्ल्ड लीडिंग टेक्नोलॉजी है। ये ई बायोट्रेन के प्लेटफॉर्म पे आने से पहले हम लोगों ने इसको अबव द ग्राउंड बिलो द ग्राउंड बोल के हम लोगों ने एक दुबई में एक कंपनी के माध्यम से एक फूड सिक्योरिटी के तहत एक कुछ हमने प्रयास किया था। और उसके बाद जब सागर सर से मिले तो हमें देखो, आपको एक बात जिक्र करना चाहूंगा कि वो अपॉर्चुनिटी से भी हमने ज्यादा अहमियत दी ई बायोट्रेन के प्लेटफॉर्म। हमने समझा कि आज पूरे भारतवर्ष में ई बायोट्रेन के माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं। सागर सर का कारवा बहुत बड़ा हो चुका है और यहाँ से अगर हम किसानों के लिए प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। इसके लिए भी थोड़ी बात करेंगे। पहले समझते हैं हम टेराटेक क्या है। नेक्स्ट सर। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। अभी सुमेंद्र भाई ने थोड़ा सा डिटेल्स में बताया कि ये न्यूट्रिएंट क्या है, कैसे है। तो हम लोग समझते हैं कि आज हम लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है। हम लोग किसानों के लिए बिल्कुल नए हैं और किसान भी कुछ समझता नहीं है। लेकिन एक नया इंसान बिल्कुल पहले से खेती के बारे में जानना चाहे तो इस माध्यम से, इस जरिए से बहुत अच्छा समझ सकता है। तो यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा मेजर 3 न्यूट्रिएंट्स है। मतलब किसानी करने के लिए, पैदावार निकालने के लिए, या तो कोई भी पौधे को या कोई भी वृक्ष को, कोई भी क्रॉप को, कोई भी फसल को 3 मुख्य अन्न द्रव्य की जरूरत होती है। ये होते 3 न्यूट्रिएंट। इसे मेजर न्यूट्रिएंट कहा जाता है। उसमें से पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है पोटैश। मतलब किसान को सबसे पहले अगर कोई न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश की गिरती है। अब न्यूट्रिएंट क्या काम करता है अगले हम देखते हैं नेक्स्ट में। नाइट्रोजन के काम क्या होते हैं, नाइट्रोजन पौधे के लिए क्या काम करता है, सब नेक्स्ट। यहां पे देखो नाइट्रोजन के कार्य दिए हुए। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें दिया है इंक्रीज यील्ड को बढ़ाना है, पैदावार को बढ़ाना है तो नाइट्रोजन की जरूरत है। इंप्रूव लीफ क्वालिटी, पत्तों की क्वालिटी अगर बढ़ानी है, पत्तों के अगर साइज को बढ़ाना है, पत्तों को अगर ताकतवर बनाना है तो नाइट्रोजन का जरूरत है। इनहैंस प्रोटीन कंटेंट, अगर प्रोटीन को अगर पौधों को चाहिए, उसका अपटेक होना चाहिए, अगर प्रोटीन की जरूरत है तो भी नाइट्रोजन से रिलेटेड इसमें है। प्रमोट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट व्हिच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। दिस प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट, हेल्पिंग देम टू डेवलप लीफ, स्टेम एंड रूट। मतलब नाइट्रोजन के माध्यम से वनस्पति अपने तने को बढ़ाएगी, रूट को बढ़ाएगी। रूट और तना जब बढ़ेगा, डेवलप होगा तो अल्टीमेटली शाखाओं का विस्तार होगा और शाखाएं बढ़ेगी तो पत्ते भी ज्यादा बढ़ेंगे और पत्तों की चौड़ाई भी बढ़ेगी, पत्तों का ग्रोथ होना शुरू होगा। इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट होता है नाइट्रोजन का, जिसे हम नत्र कहते हैं। इसके हम लोग सोर्सेस भी देखेंगे। पहले हम 3 न्यूट्रिएंट को समझते हैं। इसके आगे वाला न्यूट्रिएंट है सम नेक्स्ट। फास्फोरस आ रहा है। ये फास्फोरस एक अहम रोल निभाता है वनस्पति के ग्रोथ के लिए। फास्फोरस इज वाइटल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट, प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन वेरियस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये वनस्पति के अंदरूनी जो कुछ बायोलॉजिकल जो कुछ प्रोसेस होती है, इसमें इसका अहम रोल होता है। प्रमोट रूट डेवलपमेंट, मतलब वापस देखोगे तो रूट के डेवलपमेंट के लिए भी फास्फोरस की जरूरत है। फ्लावरिंग और फ्रूट के लिए भी जरूरत है। अगर ट्रेस आता है, झाड़ में ट्रेस आता है, जैसे इंसान को ट्रेस होता है, ज्यादा काम होता है, एनवायरमेंट होता है, थकान होती है, एनर्जी लॉस होती है, तो उस पे वहां पे ट्रेस आता है। इस ट्रेस को रिलीज करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए भी फास्फोरस का रोल होता है। इनकरेज अर्ली प्लांट ग्रोथ, इनहेंस एनर्जी ट्रांसफर, इंप्रूव फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया, उस प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण बहुत अहम रोल है। जो सूरज की रोशनी जब पत्तों पे गिरती है और उसमें जो क्रिया होती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इससे अन्न बनाने की प्रक्रिया, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिससे हम हरित द्रव्य कहते हैं, इसके जो भी क्रिया हो रही है उसके लिए भी फास्फोरस का रोल बहुत अहम है। और सबसे बड़ा है, ये प्लांट की मैच्योरिटी के काम में आता है। जब प्लांट मैच्योर्ड होता है, जब फ्लावरिंग निकलना शुरू होती है, फलों को परिपक्वता आती है, इसकी प्री स्टेज
फॉस्फोरस से ही लेने से ही ग्रहण करने से शुरू होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये 3 माइक्रोन जो हम लोग मेजर न्यूट्रिएंट बताए, जो मुख्य अन्नद्रव्य बताए, इसमें तीसरा आता है पोटैश। अब ये पोटैश को अगर आप देखोगे तो जमीन में ये इसकी मात्रा अवेलेबल है, ये उपलब्ध है, इसलिए इसकी मात्रा ये दोनों से थोड़ी कम लगती है। और इसका भी रोल वैसे ही है, रेगुलेट्स एंजाइम एक्शन, enhance photosynthesis, improve water regulation, helps in protein there, improve flowering and fruits, promotes stronger stem and roots, तने को बड़ा करना, स्ट्रॉन्ग करना, रूट्स को बढ़ाना, वापस इनमें जो डिसीज आते हैं इसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना, मतलब इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जब भी काम आएगा इसमें ये तीसरे का रोल शुरू होगा। बूस्ट न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन, जो न्यूट्रिएंट का अन्न वहन होता है उसमें भी इसका रोल अहम होता है। मतलब आप तीनों को अगर समझोगे, तीनों का भी वहां पे अस्तित्व, तीनों का भी होना जरूरी है। मतलब मेजर 3 न्यूट्रिएंट है, एन, पी और के। नत्र, स्फुरद और पालाश ये बहुत अधिक मात्रा में लगती है, जितने आगे वाले लगने वाले आगे मैं समझाऊंगा। तो ये मेजर जो 3 है ये होते हैं बोरी में, ये होते हैं 50 केजी के, 20 केजी के मात्रा में एक बोरे में मिलता है। ये ज्यादा बड़े पैमाने पे लगते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देंगे तो मिट्टी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी ये 200 किलो लगेगा, कभी ये 100 किलो लगेगा, कभी 50 किलो भी लगेगा। अब इसकी मात्रा कैसी देनी है, क्या देनी है, इसके लिए गवर्नमेंट का एक कंट्रोल होता है और एक अमेंडमेंट में इसकी ग्रेड बनती है। ये गवर्नमेंट के रेगुलेशन और कंट्रोल से ही इनके खाद का जो ग्रेड है वो बनाया जाता है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश की एक मात्रा होती है, वो मात्रा यहाँ पे तय करता है सरकार, उनके नियमों के अनुसार ही बनाया जाता है। अब जरूरत पड़ती है, जैसे 3 पोषक तत्व है, आगे इसमें मेजर कहते हैं, अब आता है सेकेंडरी में। नेक्स्ट वाले अपन देखेंगे कि सेकेंडरी में क्या क्या होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट है इसमें आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सुमेंद्र भाई ने भी बताया इन सब चीजों का महत्व क्या है। कैल्शियम से सेल वॉल कैसी मजबूत होती है, जो अंदर भित्ति का होती है। मैग्नीशियम से क्या होता है, उसके बाद में सल्फर से क्या होता है, जैसे फफूंदी वाली बीमारी भी होती है। कुछ न्यूट्रिएंट का अंदर से इंटरनल जो कोरिलेशन होता है, इनमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट का काम होता है। जैसे मेजर 3 थे, ये तीनों का भी जरूरत है, ये तीनों का भी काम जब देखोगे। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ बट रिक्वायर्ड इन स्मॉलर क्वांटिटीज कंपेयर टू प्राइमरी न्यूट्रिएंट। यहाँ पे कहा गया है कि जितने मात्रा में बड़े मेजर न्यूट्रिएंट लग रहे हैं, उनसे ये बहुत छोटे छोटे मतलब उसको कंपैरिजन में जाएंगे। तो ये अगर आपको 50 किलो लग रहा है तो यहाँ पे ये आपको किलो, 2 किलो, 5 किलो में लगेगा। इसका रेशियो बहुत कम है, स्मॉलर क्वांटिटी लगती है। और न्यूट्रिएंट like nitrogen, phosphorus, the 3 main secondary calcium, magnesium and sulfur through needed in lesser amount, they play significant roles in, मतलब इनका जो काम है वो इतना जरूरी है। वो 3 देने के बाद भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर देना जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि मैंने नाइट्रोजन दिया, फास्फोरस दिया, पोटैश दिया, मैं अब कैल्शियम को नहीं दूंगा, मैं मैग्नीशियम को नहीं दूंगा, मैं सल्फर को नहीं दूंगा। मतलब यहाँ पे हमने देखा है अब 6 पोषक तत्व इसेंशियल हुए हैं, जरूरी हुए हैं। इनके बिना खेती करना उचित नहीं होगा। और आज तक के किसान ये बातों को कितना समझ रहा है ये हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हुए। नेक्स्ट ये उसका कैल्शियम का भी जो समुद्र भाई ने बताया वही तत्व है। कैल्शियम से क्या होता है, प्रमोट रूट ग्रोथ, न्यूट्रलाइज सॉइल एसिडिटी। अगर ये सबसे है कि एसिडिक सॉइल अगर बनती है, अगर कैल्शियम की मात्रा सही होती है तो इसे एसिडिक सॉइल को कंट्रोल किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा। ये वहां है। दूसरा जो दिखा है ये सब बातें भी हो चुकी है। नेक्स्ट करना, सब तीनों भी आगे कर लेना। यहाँ पे सुमेंद्र भाई ने अच्छे से समझाया है। कैल्शियम के बाद में नेक्स्ट लेना, ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के बारे में सुमेंद्र भाई ने समझाया। नेक्स्ट आगे ये सल्फर के बारे में भी बात हुई। सर ने बताया कि जो जमीन में फफूंदी होती है, मतलब फंगस होता है, इसके भी कंट्रोल करता है। इन शॉर्ट
ये स्टरलाइज करने का काम करता है, ये भी अच्छे से समझाया। अभी आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ये आपने समझा, थोड़ा सा पीछे जाता हूं, मेजर 3 न्यूट्रिएंट्स जाना है, दूसरा समझा आपने सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, वो 3 थे, ये 3 थे, और अभी ये न्यूट्रिएंट आ गए। ये सब मिला के पूरे 16 तत्व, 16 पोषक तत्व जो है, न्यूट्रिएंट है, जो मॉलिक्यूल्स है, ये किसान भाई को जमीन में देना जरूरी है। इसमें आयरन आ गया, मैंगनीज आ गया, जिंक आ गया, कॉपर आ गया, बोरॉन आ गया, मोलिब्डेनम आ गया, निकेल आ गया, क्लोरीन आ गया। ये पोषक तत्व जो है, ये मैं आपको ये 3 और 3 6 और 8 है, इनके बारे में क्यों समझा रहा हूं, तो इनकी जरूरत मिट्टी में या पौधों को देना आवश्यक है। ये देने से ही फसल की पैदावार बढ़ेगी, प्लांट सशक्त रहेगा, बीमारी को मतलब विरोध करेगा, रेजिस्ट कर पाएगा, इम्यून सिस्टम अच्छे से बढ़ेगी, और प्लांट की ग्रोथ ओवरऑल होने से हमें फसल में कम से कम 40 से 50-60% की बढ़ोतरी इजीली, आराम से, कुछ नहीं करते हुए, इसको सिर्फ टॉप अप करता है, इसकी फुलफिलमेंट करता है, तो भी होती है। ये यहां पे मैं प्रयास कर रहा हूं। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया था कि सरकार ठहराती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, क्या फर्टिलाइजर के ग्रेड कैसे बने। जो हमने पहले देखा था मुख्य अन्न द्रव्य, यहाँ पे कुछ ग्रेड दी है, जो पहली बार देख रहे हैं अपन, ये 10 20 10 दिख रहा है, ये 10 26 26 दिख रहा है, 20 20 दिख रहा है, 0 मतलब 0 0 20 20 दिख रहा है। ये वाले पे जो देखा है, दूसरा बीच वाला है 3, यहाँ पे 3 एक हायर लेवल की ग्रेड बताइए। मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल जमीन में अवेलेबल जितना आपके स्टॉक है, उसके अनुसार मार्केट में ग्रेड अवेलेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे अगर समझाना है, आपको अगर फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर यूज करना है, और आपके जमीन में अगर फॉस्फोरस की मात्रा कितनी है, उतने मात्रा के कंपैरिजन मार्केट में ग्रेड अवेलेबल है एनपीके के, जो मेजर न्यूट्रिएंट आते हैं, जो बोरी में आते हैं, जो 50 किलो में होते हैं। अब यहाँ पे दिया है हाई फॉस्फोरस, हाई नाइट्रोजन, हाई पोटैश। मतलब अगर फॉस्फोरस की ज्यादा कमी है तो किसी एक ग्रेड को ले लो, जितनी कमी आपके पास में सॉइल एनालिसिस ने बताया, आपके पास में एनालिसिस चार्ट होगा, टेस्ट का रिपोर्ट होगा, उसके मुताबिक आपको इन सारी ग्रेड में से खाद को चुनना है, खाद को लेना है। बल्कि रैंडमली जो भी दिल में आया, कोई भी खाद किसी ने बोली ये अच्छी है तो आप नहीं दे सकते, आपको सॉइल की जांच करनी होगी, सॉइल टेस्ट करना होगा, और सॉइल टेस्ट के एनालिसिस के तहत आपको इन ग्रेड को चुनना होगा। इसलिए मैं आपको इस ग्रेड का यहाँ पे थोड़ा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट, अब सबसे बड़ा आज डिस्कस करेंगे हम, ये बात को समझने के लिए थोड़ा आपको जरा यहाँ पे फोकस करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है द कार्बन टू नाइट्रोजन, मतलब एक रेशो दिया है, कार्बन और नाइट्रोजन का एक रेशो होता है जमीन के अंदर, इनका एक रिलेशन है। अभी ये कार्बन क्या है, द कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो इन सॉइल अ क्रिटिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस सॉइल हेल्थ, माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड प्लांट ग्रोथ। इट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ कार्बन टू नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। ये बहुत बड़ी लाइन यहाँ पे आप समझते हैं। ये अगर किसान भाई समझ गया, मैंने कई किसानों से 18 साल में और अभी आने वाले ट्रेनिंग में भी पूछता हूँ, क्या कार्बनिक खाद का सोर्स पता है, क्या कार्बनिक खाद जरूरी है ये पता है, क्या कार्बन अपने जमीन में, या तो कार्बन खाद का इस्तेमाल आपके जमीन में करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ये सवाल जब मैं किसान को करता हूँ तो किसान तो क्या अच्छे जो मास्टर्स है एग्री के, वो भी जवाब ठीक से नहीं दे तो लेते हैं पर ठीक से नहीं दे पाते, क्योंकि वो उसके ऊपर स्टडी नहीं कर रहे, उनका फोकस ही नहीं है कि क्या होना चाहिए। और यहाँ पे आपको पता चलेगा आज के डिस्कशन में कि नाइट्रोजन मतलब यूरिया, पहला जो आपने मेजर न्यूट्रिएंट देखा जिसे नत्र कहा जाता है, वो कितना अगर जमीन में चाहिए, अगर आपने मान लेते हैं 25 kg का एक बोरी या तो 10 लीटर का एक कैन 1 एकड़ के जमीन में ड्रिप के माध्यम से या मिट्टी में घोल के नाइट्रोजन दिया तो 25 किलो अगर आप नाइट्रोजन डालते हो। फिर एग्जांपल के तौर पे देते हैं, अभी नैनो टेक्नोलॉजी आ गई, आप अगर
1 किलो का नत्र अगर पौधों को लिए काम में लाना चाहते हो, मतलब नाइट्रोजन की 1 किलो की मात्रा, तो आपके जमीन में कार्बन की मात्रा 20 किलो होनी चाहिए। मतलब 20 भाग जब कार्बन जमीन में अवेलेबल रहेगा तो ही आपका दिया हुआ 1 भाग 20 किलो के माध्यम से 1 ही किलो नत्र का उपयोग जमीन पौधा कर पाएगी। ये होता है CN रेशो, और ये CN रेशो पता ही नहीं है कि हमारे जमीन में सेंद्रीय कर्ब कितना है, कार्बनिक खाद कैसे इस्तेमाल करनी है, कार्बनिक खाद कौन से मतलब कहां से और किस जरिए से हमें मिलने वाली है, इसका सोर्स क्या है, कभी भी किसान कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा है। और इस माध्यम से मैं आपको एक चर्चा करना चाहूंगा कि जब किसान की हालत, अब जब किसान से आप भी मिलोगे तो किसान को ये जानकारी ही नहीं है, किसान को ये समझता ही नहीं है। इसलिए हम लोगों ने जूम के माध्यम से हो या फिजिकल ट्रेनिंग हो, किसानों के लिए एक अच्छा सा सिलेबस बनाया, और उस सिलेबस की आज जो पीपीटी आपको दिखा रहा हूं, ये इस माध्यम से हम किसान को आसान तरीके से क्या करना चाहिए। हम किसान को साइंटिस्ट नहीं बनाना चाहते, पर एक अच्छा आर्टिस्ट जरूर बनाएंगे कि वो समझे और एक अच्छा कलाकार बने, और जो भी चीजें उसको लग रही है, जो हमने टेराटेक में दी, उसको समझे। यही मेरा यहाँ पे प्रयास है कि कार्बनिक खाद क्या है, क्योंकि आने वाले इस कार्बन खाद का, इस मेजर न्यूट्रिएंट का, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट का और माइक्रो न्यूट्रिएंट का संबंध टेराटेक के बॉटल में अभी आने वाला आगे है। नेक्स्ट, ये तो सारा उसका डिटेल्स में दिया है। मैं तो सोच रहा हूँ कि सबके पास पीपीटी हो जाए। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल माइक्रोस ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, रिलीजिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन प्लांट, मतलब यहाँ पे ये मोटा मोटी बात अगर समझा है। नेक्स्ट आप करो प्रतीक, आप नेक्स्ट करना, मैं बताता हूँ करना है, और आगे ले लो, और आगे ले लो, बस यहाँ पे रुकते हैं। तो अभी हमने जो देखा था कार्बनिक खाद को, तो ये इनका रोल क्या है, इनका काम क्या है। अगर कार्बनिक खाद जमीन में ठीक से होगी तो माइक्रोबल एक्टिविटी क्या है, ये क्यों अच्छी होती है, माइक्रोबल एक्टिविटी होना क्यों जरूरी है, इसमें थोड़े 2 मिनट के लिए हम लोग बात करते हैं। हमने कहीं पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जमीन आज जो खराब हो चुकी है, जो बंजर हो चुकी है, क्योंकि चैलेंजेस को समझने के पहले थोड़ा 2 मिनट बात करते हैं। आज की जमीन की जो स्थिति है, आज के किसान के पास जो खेती है, उस खेती में उसकी उत्पाद जितनी खाद वो डाल रहा है, उतने रेशो में उसको उसकी उत्पाद की बढ़ोतरी नहीं मिल रही है। भारतवर्ष में ऐसा कोई भी किसान नहीं है कि जो हमारे सामने आके बोल पाए कि मैं मेरे किसानी खेती करने से, मेरे खेती करने के तरीके से मैं संतुष्ट हूं, और मैं 100% यहाँ पे संतुष्ट हूं, और मैं खेती करने में 100% सक्सेस हूं। और जो जमीन, हर दुनिया, हर कंपनी, हर ट्रेनर, हर एडवाइजर, हर एग्रोनॉमिस्ट एक ही बात करता है कि फार्मिंग को सस्टेन करना है, सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए मैं काम कर रहा हूं। और कई वर्षों से कोई भी फार्मिंग को सस्टेन नहीं कर पाया। 100% आप कोई नफा देने वाली खेती नहीं कर पाया। चैलेंजेस को पीछे लेना है सर, चैलेंजेस को रखना है। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं तो ये चीज किसान समझा नहीं है, और ये सही नहीं समझने के कारण किसान से हम बोलते हैं कि आज का चैलेंज एग्री बिजनेस में क्या है। तो सबसे बड़ा मैंने इसलिए वापस किया कि सबसे पहली लाइन आप देखोगे, आज के चैलेंजेस में आती है क्लाइमेट चेंजिंग एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन किसान समस्या बोलता है, पैसा नहीं है, दवाई कहां से खरीदी करूं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मोटर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, लेबर नहीं है। ये चैलेंजेस नहीं है, ये तो एक उसका मैनेजमेंट का पार्ट है कि जो मैनेज कर नहीं पा रहा है। चैलेंजेस तो ये होती है कि जो कुदरत के साथ में आ गई, क्लाइमेट चेंजिंग आप गिर रही है, तो रात में कभी कभी मौसम सर्द हो रहा है। ऐसे में अगर एक पौधे को, एक एग्जांपल आपको देता हूं, मैं हमेशा देता हूं कि आपका अभी आप रूम में बैठे हो, आपका टेम्परेचर अगर मैं -2 अगर -10 तक कर दूं, तो आप तुरंत कंबल ले लोगे, स्वेटर पहन लोगे, कान में टोपी पहन के लोगे, और उस वातावरण में ऐसा पर्यावरण आप लोगे कि जिससे आप मौसम में खुद को बचा पाएंगे।
अगर उसी टाइम में मैं अगर आपके रूम का टेम्परेचर अगर 35-40 कर दूं, तो जो स्वेटर जो कंबल आपने निकाला है वो आप फेंक के दोगे। मतलब आपके क्लाइमेट के हिसाब से आप कपड़ा चेंज कर रहे हो, खुद को बदलाव कर रहे हो, खुद का एनवायरनमेंट कंट्रोल कर रहे हो। पौधे को अगर ऐसा सडनली क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं तो पौधा क्या करता है? नेचुरली कुदरतन पौधों को खुद को चेंज करने में 6 घंटा लगता है, 6 आवर्स। अगर 1 बजे अगर उसने सोचा कि क्लाइमेट चेंज हुआ, मुझे चेंज करना है, खुद को बदलाव करना है, तो वो 6 बजे तक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसको खुद को उस वातावरण में, पर्यावरण में खुद को सर्वाइव करने के लिए 6 घंटे लगते हैं। और आज यहाँ पे हर 2-3 घंटे में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मतलब इसी दरमियान उसको उसके ऊपर एक ट्रेस आ रहा है, जिसे एनवायरमेंटल ट्रेस कहा जाता है, जिसे क्लाइमेटिक चेंजिंग के जरिए से जो एनवायरमेंट चेंज हो रहा है और पौधों पे जो ट्रेस आ रहा है, उस ट्रेस से बचने के लिए किसान के पास में पौधों को देने के लिए सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन एक ही है, जो हमने 3 और बाद में 8 न्यूट्रिएंट देखे, मतलब मेजर न्यूट्रिएंट देखा, उसके बाद में सेकेंडरी न्यूट्रिएंट देखा और माइक्रो न्यूट्रिएंट देखा। इसे अगर बारी से सही वक्त पे, सही टाइमिंग में, सही मात्रा में किसान अगर इसको दे पाता है, रेगुलेट कर पाता है, तो इस क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल ट्रेस में वो पौधा खुद को बचा सकता है। ये हमने देखा है और कुछ मैं वीडियोस आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से टेराटेक के माध्यम से ई-बायोटेरियम के हमारे सहयोगियों ने 70, 80% अगर कहने जाए तो 300% की ग्रोथ कंट्रोल और ट्रीटेड में ली है। ये तो अपना खुद का हमारा R&D फार्म भी कर रहा है, किसान लोग भी कर रहे हैं। ओनली केवल मात्र यहाँ पे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अगर प्रॉपर कर पाता है, किस समय पे कौन सा प्रोडक्ट देना है, किस मात्रा में देना है, ये अगर किसान समझ लेता है, अगर वो देता है, तो यहाँ पे इस पे काम किया जाता है साइंटिफिकली। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने बताया कि आज की किसानों की जो स्थिति है, जो हम खाद देते हैं, उस खाद के देने को हम जो देते हैं वो चीज को इनपुट कहते हैं, और फार्म से जो फसल लेते हैं उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। अब इनपुट का आउटपुट का अगर रेशो आप देखोगे, 1960 के दरमियान का जो पहला कुछ 10 साल का कालावधि आप देखोगे, तो यील्ड जो नीले कलर में दिया है, ये यील्ड हायर लेवल पे था और फर्टिलाइजर की मात्रा कम थी। आगे क्या हुआ, फर्टिलाइजर बढ़ता गया, यील्ड वही का वही रहा। आगे यील्ड कम हुआ लेकिन फर्टिलाइजर का खर्चा बढ़ते गया। आपकी स्थिति अगर देखोगे आज की डेट में, किसान का न्यूट्रिएंट का खर्चा अगर आप देखोगे, अगर आप रैंडमली कोई किसानों से टेलीफोन भी कर लो, अगर आपके कोई किसान मित्र है तो उनसे एक केस स्टडी आपका खुद का कर लो, आप उसे फोन करके पूछो क्या आप आपके खेत में छिड़काव कितने लेते हैं, आप कितने खाद को इस्तेमाल करते हैं। वो कहेगा सबसे गांव में ज्यादा तो मैं छिड़काव करता हूं, मैं 8 से 10 ज्यादा स्प्रेइंग करता हूं, 10 मरतबा मैं पौधों पे फवारनी करता हूं। अगर आप उसको पूछेंगे क्या फवारनी किस चीज की करता है, मतलब फोलियर एप्लीकेशन या तो छिड़काव किस मॉलिक्यूल के लेता है, तो पता चलेगा वो 10 से 12 जो भी छिड़काव लिए वो देता है कीटनाशकों के और फफूंदीनाशकों के, जिसमें जहरीला सिर्फ केमिकल होता है वनस्पति के पोषक के लिए, जो मैंने अभी बताए एनपीके, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल नग्न होता है, बहुत रियर होता है। सबसे ज्यादा आज का खर्चा अगर जाएंगे हम, अगर आज की डेट में अगर खर्चा खाद का कितना होता है, ये इनपुट्स और आउटपुट्स की देखने के बाद बताएंगे। आज की डेट में केमिकल का, एनपीके का खर्च आइडियल फार्मिंग और प्लॉट के लिए कम से कम अगर आप जाते हो तो आपको फर्टिलाइजर देना पड़ता है, यूरिया डीएपी वगैरह को देखेंगे 5,000 से 15,000 का खर्च होता है। छोटा क्रॉप साइकिल है 60 दिन का, कुछ है 3 महीने का, कुछ है 6 महीने का और कुछ क्रॉप है साल भर चलने के। अगर 60 दिन से तो 365 दिन तक की अगर साइकिल देखोगे तो 5,000 से 15,000 सिर्फ केवल मात्र मुख्य 3 अन्नों पे खर्चा होता है। आप अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट को देखोगे
तो 3,000 से 4,000 5,000 का खर्चा माइक्रो न्यूट्रिएंट पे होता है। अगर आप ऑर्गेनिक मैन्योर जैविक खाद पे प्राकृतिक खाद पे जाओगे तो 5,000 से 15,000 होता है। मतलब आप जाओगे तो यहाँ पे देखोगे 5 5 10 मतलब 12 से 13,000 रुपए का खर्चा उसका पोषक तत्वों पे होना चाहिए और मैक्सिमम खर्चा उसका 50,000 रुपए ओवरऑल होना चाहिए। यहाँ पे किसानों का खर्च केवल मात्र रोकथाम, जो रोग आ रहे हैं उसको रोकथाम करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट मैनेजमेंट के लिए खर्चा कर रहा है, पोषकों के ऊपर खर्च नहीं हो रहा है। ये गौर करने के लिए बात है। जब हम किसानों से मिलेंगे तो किसान को इस पे हम मजबूर करेंगे कि इस पे सोचो, काम करो और आप खर्चा कहाँ करना है। तो ये इनपुट्स और आउटपुट का रेशियो देखते हैं तो आज की डेट में रासायनिक खाद बढ़ते जा रही है, लेकिन रासायनिक खाद हो या प्राकृतिक खाद हो या ऑर्गेनिक खाद हो, उस पे सिर्फ कीटों का मारने का खर्च ज्यादा है, पोषक का खर्च कम है। और हम यहाँ देखेंगे टेराटेक के माध्यम से आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट, अभी आज की जो फैक्ट है, आज की जो जमीन है, आज की जो मृदा और मिट्टी है, उसमें क्या है, तो सॉइल डेड हुई है। ये जमीन का जो आयु है इसकी जो है खत्म हो चुकी है, इसका तो लाइफ ही खत्म हुआ है, बंजर हो चुकी है, बंजर होने को जा रही है। दूसरी तरफ देखिए तो जो हाथ में मिट्टी ली हुई है इतनी भुरभुरी चाहिए, लेकिन यहाँ गिने चुने किसानों की मिट्टी इस तरह से, वो आगे कैसी हुई हम लोग थोड़ा सा एक वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट, अभी आप देखोगे तो ये मिट्टी है, ऐसा लग रहा है कि ये सीमेंट कंक्रीट की रोड है। यहाँ पे बंदा चल रहा है, देखो उसका जूता किस तरह से दिख रहा है, चलते चलते लग रहा है कि जैसे कोई सड़क पे चल रहा है। आप देखोगे मिट्टी है, बिल्कुल बंजर हो चुकी है। नेक्स्ट, ये मैं हूं और ये मेरा जूता है और ये मेरे AITC की जमीन है, मिट्टी है। यहाँ पे देखो जूता अंदर जा रहा है, आधे से ज्यादा मेरा जूता मिट्टी में जा रहा है। नेक्स्ट, अब देखते हैं सोर्स ऑफ कार्बनिक खाद। कार्बन के खाद में क्या है, ग्रीन मैन्योर है, हम लोग सिखाते हैं ग्रीन मैन्योर कब लगाना है, कैसे लगाना है, उसमें क्या किया जाता है। कंपोस्ट फर्टिलाइजर है, किसानों ने कंपोस्ट फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। घर के पास जानवर होते हैं, अपना कूड़ा कचरा होता है, उससे कंपोस्ट बनाना है, ये भी किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम नॉलेज दे देंगे। एनिमल का वेस्ट है, बाइचर है, पीट है, ये प्रोम वाली कंपनियां है जो प्रोम बना रही है, इनका भी सोर्स है जो कार्बनिक खाद को जमीन में बढ़ाता है। और वहां पे ईद खादों की वजह से जमीन में क्या होता है वो भी हम लोग धीरे धीरे लोगों को सिखाते हैं। ये तो बहुत कम सस्ते में भी मिलता है। आगे लेना। नेक्स्ट, अब आज के देश में किसान हो या हम हो, हम लोग कंफ्यूज है कि केमिकल खाद को हम लोग इस्तेमाल करें या नहीं करें, क्या हम इसे टिक करें या इसको मना करें। ये कंफ्यूजन तब तक नहीं निकलेगा। मैं हमेशा मैंने सेमिनार में, हमारे वर्कशॉप में भी बताया है कि आज की डेट में रासायनिक खाद को बंद नहीं किया जा सकता तब तक जब तक आपके पास में कोई ऑर्गेनिकल या तो कोई प्राकृतिक या तो कोई ऐसा सेंद्रीय पदार्थ या ऐसा कोई तरल खाद हो जो आपको रासायनिक खाद के न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो दिए जा रहे हैं उसे रिप्लेस कर पाए। उसके जगह पे इनको दिया जाएगा। जब उनके जगहों पे ये जाएंगे तो रासायनिक खाद अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। तब तक हम लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे जब तक कि हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट देने के लिए नहीं है। नेक्स्ट, अब ये सब्स्टिट्यूट क्या है, हम इसको क्या लेकर आए हैं, तो एक रिसर्च का प्रोडक्ट है और ये सारा का सारा क्रेडिट और ये सारा के सारा जो श्रेय है ये जाता है मेरे 7-18 साल जो किसान भाइयों ने मेरे कंधे से कंधे के काम लगाया और वहां पे मैंने देखा, वहां पे उनके साथ रिसर्च किया, हमारे साइंटिस्ट ने उसके साथ रिसर्च किया और हमने एक एक उत्पाद को यहाँ पे बनाया। ये हमारे पास अभी जो दिख रहे हैं ये 5 हमारे उत्पाद है जो टेराटेक टेक्नोलॉजी के नाम से हम एक एग्री पैक के माध्यम से eBioTrim के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल किया है। और यहाँ पे एक बात जाते थे बताऊंगा कि 15 जून से तो आज तक 9 महीने में ट्रेमेंडस रिजल्ट्स हमने लिए हैं और रिजल्ट्स निकालने का, कंपैरिजन का, अगर हमारे साथ कोई कंपनी कंपेयर में आती है तो हमने एक पैरामीटर उसके लिए लगाया है। वो क्या पैरामीटर है मैं रिजल्ट वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लेकिन केवल मात्र ऐसी eBioTrim के प्लेटफॉर्म पे टेराटेक टेक्नोलॉजी किसानों के साथ
और हम लोग साझा कर रहे हैं कि अगर नतीजे को देखना है तो किस तरह से देखना है मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैंने जो बताया बातों बातों में आगे भी आएगा कि 70 से 80% बढ़ोतरी हमें टेराटेक के माध्यम से ये बायोट्रेन के जो यूजर है उन्होंने यहाँ पे हासिल किए। ये हमारा 9 महीने का बहुत बड़ा सक्सेस। अगर वॉल्यूम आज जाते हैं तो वो बहुत बड़ा अंतर रहेगा कि 10-10 हजार करोड़ कंपनी वाली भी नहीं कर पाई, वो हमने किया है। हमारा वॉल्यूम आज थोड़ा सा R&D के फेज में था, वो छोटा था, लेकिन आने वाले जून के पास ये इतना बड़ा हो जाएगा। इसके बारे में भी थोड़ा कमर्शियल हम चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि पहला उत्पाद जो है, पहला जो प्रोडक्ट है, इसका नाम हमने बिल्कुल आसान रखा, सॉइल हेल्थ केयर। ये बना ही गया है सॉइल के हेल्थ को समझ के, सॉइल के हेल्थ का केयरिंग करना और सॉइल के हेल्थ को जो बिगड़ी हुई है उसे सुधारने में ये प्रोडक्ट सहायता करेगा। अब ये प्रोडक्ट क्या काम करेगा? नेक्स्ट, ये किसान ने क्यों इस्तेमाल करना है ये हमें अभी पता समझ में आ जाएगा। यहां पे आपको पता चलेगा कि सॉइल हेल्थ केयर के जमीन में इस्तेमाल करने से बेनिफिट क्या होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सॉइल हेल्थ केयर का पहला बेनिफिट है इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल फर्टिलिटी। भाइयों, ये बहुत बड़ा वर्ड है। सॉइल को इंप्रूव करना इतना आसान काम नहीं है जो मेरा किसान भाई कुछ दिनों में ही डेवलपमेंट देख रहा है। सॉइल का स्ट्रक्चर बदल रहा है, सॉइल फर्टाइल हो रही है, फर्टिलिटी उसकी आ रही है, जमीन भुरभुरी दिख रही है। जैसे मैंने चल के दिखाया वैसे हर किसान एक ही क्रॉप साइकिल में अपने जमीन में नतीजे देखने लायक रिजल्ट्स वो अभी प्रोड्यूस कर रहा है खुद के जमीन में। इंप्रूव सॉइल माइक्रोबल एक्टिविटी, ये सबसे बड़ा हमारा ब्यूटी है कि जमीन के अंदर रासायनिक खाद का अधिक इस्तेमाल करने से, अतिरिक्त इस्तेमाल करने से जमीन जो लॉक हो गई, जमीन जो जकड़ गई, उसमें के जो माइक्रोब्स है, जो माइक्रोबल एक्टिविटी है, वो वहां पे कम हो गई, अधिक मात्रा में खत्म हो गई। उसको वापस पुनर्जीवन देना या तो उसको पूर्ववत करना और माइक्रोबल एक्टिविटी को बढ़ाना, मतलब जैविक सृष्टि को आबादित करने का काम यहाँ पे सॉइल हेल्थ केयर का जो तरल खाद है उसमें कुछ ऐसे तत्व है जो माइक्रोब्स को बढ़ाते हैं यहाँ पे। दूसरा है इंप्रूव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सबसे बड़ा आज के डेट में जो चैलेंजिंग जो बोला मैंने कि पानी कम हो रहा है, बारिश कम हो रही है, और ऐसे में हमें वाटर साइकिल हमारी जो बढ़ रही है, जो हमारे पुरखों के जमाने में 21 दिन में पानी देना पड़ता था, एक वाटर रोटेशन इरिगेशन का जो सिस्टम था वो 21 दिन में होता था, अब 3, 4, 5 दिन में आया है और कई फसलों को डेली देना पड़ता है। ऐसे जमीन में अगर यहाँ पे सॉइल हेल्थ काम करता है, सॉइल फर्टाइल होती है और हेल्दी होती है, तो यहाँ पे आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब पानी को पकड़ के रखने की क्षमता मिट्टी में बढ़ती है। दूसरा है रैपिड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। यहां से रैपिड मतलब तेजी से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो पौधे की बढ़ती है सॉइल हेल्थ केयर का इस्तेमाल करने से, जमीन में देने से या पौधों को देने से। प्रमोट्स रूट डेवलपमेंट कंपेटिबिलिटी विद इरिगेशन सिस्टम। जितना आप पानी दे रहे हो, जितना पानी का सिस्टम चल रहा है उसके कंपेयर उसके साथ में कोरिलेशन होता है रूट का बढ़ना। जितना रूट बढ़ेगा, जितनी जमीन ढीली रहेगी, उतना रूट का फैलाव होगा, तो उसमें से पानी को एब्जॉर्ब करना और साथ साथ में न्यूट्रिएंट को ग्रहण करना, मतलब मिट्टी में के, पानी में के जो भी पोषक तत्व है उन पोषक तत्वों को अन्न वहन प्रक्रिया की जो क्रिया होती है उसे इंप्रूव करने का काम केवल मात्र सॉइल हेल्थ केयर कर सकता है। क्योंकि इसमें लेबल भी दिया हुआ है, इसमें हमने एक कार्बनिक खाद का जहाँ पे CN रेशो का स्टडी किया, इसमें आपको 14% तक का कार्बनिक खाद यहाँ पे अवेलेबल होता है सॉइल हेल्थ केयर से, जिसके ऊपर मैंने दिखाया ये प्रोडक्ट FCO में हमारा अमेंडमेंट में रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। FCO के तहत इस पे लेबल क्लेम बनाया हुआ है और इसके लेबल पे पीछे दिया हुआ है। आप जब भी बॉटल लेते हो तो लेबल पे पीछे दिया हुआ है इसमें नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है और उसमें कार्बनिक खाद कितनी है, वो उसका सोर्स क्या है। ओके,
अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं, हाउ टू यूज सॉइल हेल्थ केयर। यहाँ पे चलते चलते एक समझते हैं कि सॉइल हेल्थ केयर का जो इस्तेमाल है, यहाँ पे किसान कोई भी न्यूट्रिएंट को तोल मोल के समझ के नहीं दे रहा है, मतलब उसकी प्रैक्टिस रैंडम है। हमने भी किसानों के साथ रैंडम प्रैक्टिस करने वाले किसानों के लिए कम से कम इन तत्वों को 1 एकड़ के लिए 1 लीटर, कम से कम कह रहा हूं मैं, 2 भी लग सकता है, 3 भी जाएगा, क्योंकि 60 दिन से तो 365 दिन तक जो किसानी हो रही है, जो प्लांट खा रहा है, प्लांट को दे रहे हैं, वहां पे आपको कम से कम 1 लीटर सॉइल हेल्थ केयर का लगना है। और सॉइल हेल्थ के एप्लीकेशन आप उसको घना छिड़काव कर सकते हैं, पौधे को पूरा निला सकते हो ताकि जमीन पे पानी गिरे, जमीन पे भी ये चला जाए, या आप ड्रिप इरिगेशन से दे सकते हो, या तो आप इसको पीट पे के पंप का नोजल निकाल के जड़ों के पास, मतलब तने के पास भी दे सकते हैं, जिसे ड्रिंचिंग कहते हैं। और तीसरा, सबसे अगर आपको लग रहा है, आप मिट्टी में उसको घोलो, मिट्टी में डालो, मिट्टी में डालने के बाद में इसको सीधे पौधों के पास डाल दो, जो अगले साइड में आपको दिखेगा। नेक्स्ट, ये यहाँ पे दिया है फोलियर एप्लीकेशन ऑन प्लांट एंड सॉइल। यहाँ से आप घना छिड़काव करोगे, ये पौधों पे भी कर सकते हो और वैसे सीधे जमीन पे दे सकते हो। सीधा पानी में घोल के जमीन के तने के पास में दे सकते हो, रूट के पास देखते हो जहां पौधा है, इसके मिट्टी में सीधे पानी दे सकते हो। तीसरा यहाँ पे दिखाया गया है मिक्सिंग इन मैन्योर और सॉइल। ये मिट्टी में लो या ऑर्गेनिक खाद में लो, सेंद्रीय पदार्थ होगा, कंपोस्ट होगा, वर्मी कंपोस्ट होगा, या तो कोई प्रोमीम होगा, उसमें सीधे सीधे कला और कला के मिट्टी में डाल दो। तीसरा दिया है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप के माध्यम से, जो ठिबक सिंचन होता है, उसके माध्यम से आप 200 लीटर पानी में 1 वाटर लीटर का घोल दो और ठिबक के माध्यम से 10, 15, 20 मिनट जो चलता रहेगा, जब तक पानी खत्म होता है तब तक ठिबक को चलने दो। पानी खत्म हुआ, टंकी खत्म हो गई, ठिबक बंद कर दो। इतना आसान तरीका है ये सॉइल हेल्थ केयर को यूज करने का। और इसके फायदे आपने देखे हैं, इसको कब देना है ये भी आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा, और रिजल्ट तो मैं आपको शेयर करता हूं। फिर एक बार बताता हूं, सॉइल हेल्थ केयर का इस्तेमाल 1 एकड़ के लिए 1 लीटर करना है। इन यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिख रहा है, किसी भी जो आपको सहज लगे उस माध्यम से जमीन में दे दो। इसके फायदे क्या दिखेंगे? ये जो बाल्य अवस्था होती है, जब बीज अंकुरित होता है, 2 पत्ते 3 पत्ते पे आता है, तब इसका इस्तेमाल शुरू करना, ताकि तना बढ़ेगा, तना मोटा होगा, तना मजबूत होगा, शाखाओं का विस्तार अधिक होगा, पत्तों की संख्या अधिक होगी, पत्ते ज्यादा चौड़े बनेंगे। जितने पत्ते चौड़े बनेंगे उतना प्रकाश संश्लेषण, सूर्य प्रकाश का ग्रहण होगा, उतना हरित द्रव्य मतलब क्लोरोफिल बनेगा, और यहाँ पे अन्न की पैदावार बढ़ेगी। उसके माध्यम से हमारा एंड रिजल्ट जो है वो यील्ड में बढ़ने में, जब जब पोषक तत्वों की जरूरत प्लांट को लगेगी, वो रूट के माध्यम से वो फल तक पहुंचाएगा। ये काम करेगा सॉइल हेल्थ केयर। ये हमारा पहला उत्पाद है। दूसरा नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा उत्पाद नेक्स्ट वाला। यह है प्लांट हेल्थ केयर। नाम से ही पता चलता है प्लांट का हेल्थ, प्लांट का स्वास्थ्य, और नीचे आता है केयर, इसका केयरिंग करना। हम प्लांट के लिए सोचा कि अभी बाल्य अवस्था से जब प्लांट यंगर होता है, जब बच्चा बड़ा होने लगता है, तब उनके पोषक तत्वों की, न्यूट्रिएंट की जरूरत भी अलग होती है, ज्यादा होती है। इसको हमने समझ के प्लांट हेल्थ केयर, सॉइल हेल्थ केयर के बाद जब शाखाओं का विस्तार होने लगता है, तब प्लांट हेल्थ केयर को छिड़काव के माध्यम से दे सकते, या बड़े पेड़ है तो सीधे जमीन में भी दे सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें जो दिया है इसके फायदे क्या है थोड़ा हम देखते हैं। अब इसमें फायदे कौन से हैं? तो पहले फायदे के पहले देखते हैं कि आप एक सवाल करते हो क्या ये प्लांट हेल्थ केयर में क्या है। तो प्लांट हेल्थ केयर में जो हमने देखा था उन पोषक तत्वों को दिया है जो हमने अभी आपको देखा। क्या देखा इसमें? हमने देखा आयरन, हमने देखा कैल्शियम, हमने देखा मैग्नीशियम। तो यहाँ पे हमने जिंक, फेरस, मोलिब्डेनम, जिंक, कॉपर और एमिनो जैसे जो तत्व होते हैं, इन सारे तत्वों को छिड़काव के माध्यम से प्लांट को हमने देने का प्रयास यहाँ पे किया। अगर आप छिड़काव के साथ जमीन में भी देना चाहते हैं तो रूट के माध्यम से सीधा प्लांट को
जा सकता है। अन्न वहन की प्रक्रिया में भी इसका रूट के थ्रू हर कोने कोने में वनस्पति इसको ले जाएगी। इसको जमीन में भी दे सकते और छिड़काव को भी दे सकते। मैं और समझाता हूं यहाँ पे, इसमें जिंक है, फेरस है, मोलिब्डेनम है, मैंगनीज है, कॉपर है और एमिनोज है, ऐसे पोषक तत्व है। ये भी बॉटल के पीछे लेबल पे दिया हुआ है। अब इसका छिड़काव जो है वो 2 से 3 ml आपको प्रति लीटर करना है। अगर पीठ का पंप होता है, किसान सीधा पूछेगा मैं कौन सा, उसको पूछो 15 लीटर का है 30 ml डाल दे, 20 लीटर का है 40 ml डाल दे। मतलब 1 लीटर में 2 ml से इसको सीधे सीधे नापना है। अगर टंकी में एक वक्त में कला के रखता है, मिक्स करता है, तो 200 लीटर में सीधे सीधे 500 ml का अपना एक जो बोतल है जो दिख रहा है, इस बोतल को 200 लीटर में डाल दो, सीधे पंप भरो और पूरी चीज अपनी फसल है उस पर छिड़काव कर लो। कोई ज्यादा इसका दिक्कत और कोई ज्यादा सोचने वाला कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। नेक्स्ट, इसके बेनिफिट्स आगे आपको दिखेंगे। तो नेक्स्ट करना, इसका एप्लीकेशंस क्या है, ऐसे ही है। दूसरा क्या आ रहा है, फ्रूट हेल्थ केयर। अब फ्रूट हेल्थ केयर के नाम से ही पता चल जाएगा, फ्रूट माने फल और फल की हेल्थ, उसका स्वास्थ्य, उसकी केयरिंग करने के लिए यहाँ पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हम OSA कहते हैं, लेबल क्लेम पे चलेगा। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड का एक प्रोडक्ट है, साथ में कुछ टेक्निकल्स होते हैं, वो हमारा ट्रेड सीक्रेट है, वो हमारा रिसर्च का सीक्रेट है, साथ में जो मिलाया है। ये क्या करता है, जब भी आप जमीन में दोगे या छिड़काव उस पर करोगे, तब जितने भी न्यूट्रिएंट रूट के माध्यम से खींचते आएंगे, मतलब रूट से खींच के तो फ्रूट तक देने का काम यहाँ पे फ्रूट हेल्प करेगा। और उसके फ्रूट भरने के लिए, फ्रूट का वजन बढ़ने के लिए, फ्रूट में कलर और शाइनिंग आने के लिए, उसके खूबसूरती के लिए, उसके टेस्ट के लिए, और जो भी गुणवत्ता उस फल में होगी, वो खट्टा होगा तो खट्टा लगेगा, मीठा होगा तो मीठा लगेगा, तीखा कैरेक्टर होगा तो तीखा लगेगा। मतलब जो भी जिन मॉलिक्यूल की जरूरत उसको होती है, वो वहां से उठाने के लिए फ्रूट हेल्थ केयर आपको सहायता करेगा। मतलब यहाँ पे आपको सॉइल हेल्थ केयर उतना ही जरूरी है जितना प्लांट हेल्थ केयर है। जितना सॉइल हेल्थ केयर और प्लांट हेल्थ केयर जरूरी है, उतना ही फ्रूट हेल्थ केयर है। इसलिए हमने आपको एक एग्री पैक के माध्यम से ये तीनों भी उत्पाद एक साथ एक बार किसान के हाथ में थमाने का प्रयास किया, ताकि किसान इसको ले, परचेस करे और इसको ठीक से इस्तेमाल करे, और इस्तेमाल करने के बाद जो उत्पाद बढ़ती है उसको देखे और आगे इसका प्रयोग अपने प्रैक्टिस के हिसाब से, अपने सॉइल के हिसाब से, अपने पौधों की जरूरत के हिसाब से करता रहे। ये किसान अपने आप प्रैक्टिस करता है, किसान की वो खूबी है, किसान वो बहुत बेखूबी वो काम करता आया है। उसका काम ही है कि किस कौन से उत्पाद को कब देखना। वो रोज पौधे को देखता है, उसे समझता है क्या ये पौधा क्या मांग रहा है, और सीधी भाषा में कहते हैं कि पौधा किसान से बात करता है। कैसे बात करता है, जब किसान का पौधा पीला पड़ता है तो बोलता है न्यूट्रिएंट की कौन सी कमतरता है। जब उसको कीड़ा खाता है तो समझता है उसको कौन सी दवा मारना चाहिए। किसान को सब समझता है, बस हमें समझाना है किसान को कि हम आपके पास में कीड़ा मारने की दवा लेके नहीं आए, आपके फफूंदी वाले जो डिसीज वाले जो बैक्टीरिया उनको मारने के लिए नहीं आए। हम आपको पोषक का काम करने आए, हम आपका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आए। हम आपके पेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, वो आप खुद को करना है। मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा, 15 दिन नहीं मिलूंगा, 20 दिन नहीं मिलूंगा, रोज के रोज आपको देखना है कि आपके पास कौन सा बीमारी, कौन सा रोग पत्ते पे आया। उस तरह से आप जो मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इन कीड़ा को मारने की दवा बना रही है, वो आपके प्रैक्टिस के हिसाब से, आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से आपको इस्तेमाल करनी है। ओके, सीधा सा है। अब आगे देखते हैं दूसरा जो हमने दिया है, चौथा उत्पाद हमने जो दिया है नेक्स्ट, जिसको थोड़ा समझना जरूरी है, देने नहीं और एक प्रोडक्ट होगा। अच्छा, उसमें रहिए नहीं, अभी एक समझाता हूं मैं। यहाँ पे हमने आपके एग्री पैक में एक रिपेलेंट दिया है, उसका नाम है ई बायो रिपेलेंट। रिपेलेंट जो है ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। जैसे अदरक होती है, अदरक इंसान खाता है तो मरता है क्या? कुछ भी नहीं होता इंसान के लाइफ पे। लेकिन वही अदरक का थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर जो है, उसका जो अर्क है, वो अगर कीड़ा उसमें आए तो मर जाता है। ये होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। जैसे लौंग का ऑयल होता है, हम लोग दांत में रखते हैं, दांत का कीड़ा मरता है, दांत दुखना बंद होता है।
वहां का जो है, तो वो कीड़ा मरता है क्या? लौंग खाने से इंसान कभी मरा है क्या? यही ह्यूमंस के लिए ये कोई हानिकारक नहीं है, इंसान के लिए हानिकारक नहीं है, पर ये जो छोटे छोटे कीड़ा है इनके लिए हानिकारक होता है। ऐसे जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को और हमारे लिए बिल्कुल मतलब जो सुरक्षित है, अन्न के नियम से, खाने के नियम से, हमारे प्रकृति के नियम से, ये जो सुरक्षित ऐसा उत्पाद हमारे लिए अच्छा है। कीड़ा को ये तो घातक है, उनके लिए मरने वाला है, उनको नष्ट करने वाला है। ये बायो रिपेलेंट अगर आप उसको इस्तेमाल करते हो तो इस्तेमाल करने से इनकी भूख कम हो जाती है, भूख कम होती है, पैरालाइज होते हैं, इनका मेंदू काम नहीं करता और बिना खाए पिए वो मर जाते हैं। इनकी प्रजनन क्षमता बंद होती है, दूसरे कीड़ा की पैदावार नहीं होती, अंडों को पैदा नहीं करते। इसे नेचुरली हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। ये कंट्रोल होने के लिए सॉइल हेल्थ केयर और प्लांट हेल्थ केयर के बीच में जो पौधा बिल्कुल एक कोमल अवस्था में होता है, उसे केमिकल सह नहीं सकता है, उस अवस्था में हमने आपको 250 ml का एक बोतल दिया है। वो एक छिड़काव अगर आप करते हो 10 से 15 दिन पत्तों को रब बनने से ताकतवर बनने तक के ये सहायता करेगा और केमिकल से आप दूर रख सकते हो। और अभी हमें जो डिमांड आ रही है उस डिमांड से बायो रिपेलेंट लोग 1-1, 2-2 लीटर की बोतल की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि बायो रिपेलेंट का नेचुरली कंट्रोल बहुत अच्छे से आ रहा है। क्योंकि कोई भी केमिकल का छिड़काव अगर कीड़ा मारने के लिए करते हो तो प्लांट पे ट्रेस आता है, ग्रोथ कुछ दिनों के लिए रुकता है। मेरे किसान मैंने देखा कि रिपेलेंट मारा, कंट्रोल तो आया झाड़ का, लेकिन जो मजबूती है वो रुका नहीं, वहां पे कोई साइड इफेक्ट नहीं आया। इसके लिए ई बायो रिपेलेंट को सागर सर के साथ हमारा बात चल रहा है, उसको हम अलग से अभी देने का प्रयास कर रहे हैं। ये इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे फोन आते हैं, बायो रिपेलेंट को अलग से 1-1, 2-2 लीटर में दो। 5वां उत्पाद है ई बायो स्प्रेडो केयर। ये स्प्रेडो केयर जो है ये भी एक अहम रोल निभाता है। जब भी कोई आप छिड़काव करते हो तो उस छिड़काव के समय आपको एक ऐसा तरल खाद के साथ में लिक्विड चाहिए जो आपके दवा को, आपके पोषक तत्वों को ठीक से फैलाए, ठीक से पेनिट्रेट करे, ठीक से एक्टिव करे और वहां दवा की बचत करे। जो भी पानी का एक-एक ड्रॉप पत्तों पे फैल जाए और वो एक-एक ड्रॉप में एक-एक मॉलिक्यूल वनस्पति के काम आए, वनस्पति ठीक से एब्जॉर्ब कर पाए, जिसे हम कहते हैं पेनेट्रेशन। मतलब ऊपर से डाला तो सीधे पत्ता उसको खींच के अंदर नीचे ले गया और अन्नवहन की प्रक्रिया बहुत आसानी से शुरू हुई। अब यहाँ पे देखते हैं, हमने आसान भाषा में और आपको समझने के लिए, किसान को समझने के लिए यहाँ पे एक स्लाइड में दिखाया। जर्मिनेशन होने के बाद जैसा 4-5 पत्तों पे फसल आती है उसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। और ये बाल्यावस्था में हमें सॉइल हेल्थ केयर का पत्तों पे छिड़काव करना है या रूट के पास देना है। इसकी मात्रा जो है 1 एकड़ के लिए 1 लीटर होना चाहिए। इसकी दूसरी अवस्था आती है जब प्लांट बड़ा होता है, जब फूल लगने से पहले की और बाल्यावस्था के बीच में की यंगर अवस्था होती है, वो जवान होता है, बड़ा होता है, विकसित होता है, शाखाओं का विस्तार होता है, तब हमें सॉइल हेल्थ केयर और प्लांट हेल्थ केयर उसको देना है। एक प्रोडक्ट अगर हमारे पास ज्यादा रिक्वायरमेंट है दोनों को इकट्ठा दे सकते, अगर एक स्टेज चली गई तो सॉइल को भी दे सकते और प्लांट को भी दे सकते। और तीसरी अवस्था आती है हमारी जब ये पूरा के पूरा विकसित होता है, इसकी गर्भावस्था में से बाहर निकलता है और पूरे पौधों पे, पूरे झाड़ पे, पूरे प्लांट पे फूल ही फूल लगते हैं और उन फूलों का रूपांतर उनका फलों में होने लगता है। जब फल की गठिया बनने लगती है तब आपको यहाँ पे फ्रूट हेल्थ केयर डालना है। जहां पे आपको पौधों पे फ्रूट लग रहे हैं उस टाइम में फ्रूट हेल्थ केयर के फोलियर एप्लीकेशन करो, या तो जमीन में जड़ के पास, रूट के पास छोड़ो, या दोनों भी कर सकते हो। इससे आपको यहाँ पे 50-60% तो कम से कम और अधिकतम 70-80% का रिजल्ट फार्मर ले चुका है। और साथ साथ में खुशी की बात यह है कि रासायनिक खाद का कंट्रोल बहुत अच्छे से किसान ने किया। लेकिन मैं ये सलाह यहाँ पे नहीं दूंगा क्योंकि आपको पता ही नहीं है यूरिया कितनी देनी है, आपको पता ही नहीं है कौन सी ग्रेड देनी है, क्योंकि आप तो रैंडम प्रैक्टिस कर रहे हो, अंदाजन खेती कर रहे हो। आपके पास में कोई सॉइल का रिपोर्ट नहीं है कि जिसमें नत्र कितना देना है, कौन सी ग्रेड यूज करनी है, ये क्या करना पता नहीं है। इसलिए हम रैंडमली यहाँ पे 1 लीटर पर एकड़, इस तरह से हमने आपके एग्री पैक में 3 लीटर
एक सॉइल हेल्थ केयर 1 लीटर, प्लांट हेल्थ केयर 1 लीटर और फ्रूट हेल्थ केयर 1 लीटर, और वो जो छोटी सी अवस्था होती है, कोमल अवस्था होती है, तब उसके लिए 250 ml ये बायो रिपेलेंट को दिया है, और साथ में 250 ml उसको आपको स्प्रेडो केयर दिया है, जिसका इस्तेमाल आधा ml पर लीटर करना है। बातों बातों में स्प्रेडो केयर का इस्तेमाल कितना करना है हम भूल गए थे, तो आपको आधा ml मतलब 1 लीटर पानी में आधा देना है, 10 लीटर पानी में 5 देना है, 50 लीटर पानी में 25 ml देना है। इस तरह से इसको घोलना है, घोल के छिड़काव करो या मिट्टी में छोड़ो। यहाँ पे इस तरह से एक एग्रीपैक का आप इस्तेमाल करोगे तो अगले साइड में देखते हैं हम कि आपको नतीजे जो हमारे पास में है वो वीडियो हम देखते हैं अपने ही ई बायोट्रिम के माध्यम से।